दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीचिंग विद मुकेश में। अगर आप कर रहे हैं किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है एनालॉजी यानी कि समरूपता। आइए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम क्वेश्चंस के माध्यम से इस टॉपिक के बेसिक को समझेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे लिखा है कि एल और के, एक मिनट दीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है एल के इज़ रिलेटेड टू एन एम। ठीक है, एक वर्ड लिखा है एल और के जो कि ये बोल रहे हैं कि रिलेट करता है एन और एम से किसी भी तरीके से, तो एक्स टी किस वर्ड से रिलेट करेगा। अगर आप ध्यान से देखें, देखिए एल के बाद इन्होंने एक लेटर एम को छोड़ के एन लिख दिया है, के बाद एल को छोड़कर एम लिख दिया है। तो अगर हम सेम पैटर्न को फॉलो करें इस वर्ड में, देखिए इस यहाँ पर फॉलो करते हैं, तो एक्स के बाद वाई छोड़ के हम लिखेंगे जेड, एंड और टी के बाद यू छोड़ के हम लिखेंगे वी। तो एक्स टी को हम लिखेंगे, रिलेट करेंगे जेड वी से, जो कि ऑप्शन 3 में मिलेगा और यही इसका सही जवाब होगा। अब दोस्तों देखिए, ये जो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन आपने क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, एक बार खुद ट्राई करना है उसको सॉल्व करने का। अगर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, हम सॉल्यूशन कर लेंगे साथ मिलकर उसका। तो देखिए अगला क्वेश्चन है। अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में कोई ख़ास रूल नहीं है, कोई बेसिक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं। बस हाँ, और एक बात और है, इस टॉपिक में आपके अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज को भी टेस्ट कर लिया जाता है। मैंने क्वेश्चन रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज टेस्ट करने वाले जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर इसने 2 वर्ड लिखे हैं, एक सीज़ और उसको रिलेट किया है डिजीज़ से, और फिर पूछा है कि जो इरेडिकेट वर्ड है वो हम किस वर्ड से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है इनको रिलेट करने के लिए, लेकिन अगर हमें इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्ड्स की वोकेबलरी की शब्दों की जानकारी अच्छी होगी तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, सीज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, बंद कर देना, और डिजीज़ का मतलब भी वही होता है। मतलब कि जो दोनों वर्ड हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। देखिए, अब अगर हमें पता होगा कि इरेडिकेट वर्ड का मतलब क्या होता है, तो तभी हम जान पाएंगे कि नेक्स्ट वाला वर्ड यहाँ पे क्या आएगा। और फिर उसके बाद भी हमें इन शब्दों का, माने जो ऑप्शन में शब्द देखें, इनका मतलब भी पता होना चाहिए, तभी हम खोज पाएंगे इसका सही जवाब। तो आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। देखिए, इरेडिकेट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे किस वर्ड का मतलब रिलेट कर रहा है इससे। देखिए, रिप्लेनिश का मतलब होता है किसी को दोबारा सुधारना। ठीक है, रिप्लेनिश करना, उसे और ज़्यादा अच्छा बनाना। एब्सटेन का मतलब होता है कोई चीज़ को रोक देना। रिस्टोर का मतलब होता है, ठीक है, चीज़ को पहले वाली अवस्था में ले आना। और डिस्ट्रॉय मतलब होता है किसी को नष्ट करना या फिर ख़त्म कर देना। तो हम समझ पाए हैं कि इरेडिकेट का जो रिलेशन बनेगा वो किससे बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 डिस्ट्रॉय से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा त्रिकोण, माफ़ कीजिएगा, यहाँ त्रिकोण नहीं, ये वर्ड होगा त्रिभुज है ये। ठीक है, त्रिभुज के सामने इन्होंने बहुभुज लिखा है, तो वर्ग के लिए वर्ग को हम किससे रिलेट कर पाएंगे इसे। अब यहाँ पर फिर से इन्होंने हमारे मैथमेटिकल एबिलिटीज़ को टेस्ट कर लिया है कि हम मैथ्स में हमें बेसिक जानकारियाँ कितनी हैं। देखिए ध्यान से, देखिए त्रिभुज, पहले हमें पता होना चाहिए कि बहुभुज क्या होता है। देखो, बहुभुज किसे बोलते हैं, किसी भी ऐसी आकृति जो कि लाइन से बनी है, रेखाओं से बनी है, बंद आकृति होगी तो उसे हम बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज एक प्रकार का बहुभुज है। तो वैसे ही अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग एक प्रकार का क्या है, तो वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्या होते हैं, कोई भी ऐसी शेप जिसमें 4 भुजाएं होती हैं उसे क्या बोलते हैं, हम चतुर्भुज बोलते हैं। तो वर्ग भी क्या है, एक प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
12 एक निश्चित तरीके से PL16 से संबंधित है, PL16 से संबंधित है, और उसी तरीके से EJ17 संबंधित है CH21 से, CH21 से संबंधित है। तो ये कह रहा है कि सेम लॉजिक का यूज़ करते हुए हमें बताना है कि FL15 किससे संबंधित होगा, FL15 किससे संबंधित होगा। देखिए, तो देखिए पहले हम ये नंबर का पैटर्न जानने की कोशिश करते हैं कि नंबर कैसे रिलेट कर रहे हैं। यहाँ 12 और 16 के बीच में गैप आ रहा है 4 का, ठीक है, और यहाँ 17 और 21 में भी गैप कितने का है, 4 का, यानी कि 17 से 4 बड़ा है नंबर, 12 से 4 बड़ा है नंबर, तो 15 से 4 बड़ा नंबर होगा, वो क्या होगा, 19 होगा। फिर देखिए R से एक लेटर पीछे, अगर पीछे चलेंगे तो एक लेटर छोड़ के P आएगा, E से एक लेटर छोड़ के पीछे को, ठीक है, क्या आएगा, C आएगा। ये देखिए PQR CDE। तो उसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, F से एक लेटर पहले छोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा D, तो DEF, ठीक है। वैसे देखिए यहाँ पे LMN, तो यहाँ पे क्या होगा, JKL। तो देखिए हमारा जो वर्ड का यहाँ पे रिलेशन बना हुआ है DJ19, जो कि ऑप्शन नंबर हमें फर्स्ट में मिलेगा, और यही इसका सही जवाब भी हो जाएगा। अब देखिए आगे देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, शेर के आगे लिखा है मांस, तो गाय के आगे क्या वर्ड होगा जिससे रिलेट करेगा। तो ये बहुत इजी आसान प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ऐसे, तो जो आसानी से हो जाते हैं। देखिए जैसे कि शेर जो है वो क्या खाता है, मांस खाता है, तो जो गाय है वो क्या खाती है, ओनली वो घास खाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वर्ड लिखा है यहाँ पर IVORY, जिसको रिलेशन बताया है जिसका ZWSPJ के साथ। तो देखिए यहाँ पे IVORY, यहाँ लिखा है ZWSPJ के साथ रिलेशन बताया है। तो एक और वर्ड लिखा है CREAM, इसका रिलेशन हमें बताना है कि किस वर्ड के साथ बैठेगा, ठीक है। तो देखिए इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए इनकी जो प्लेस वैल्यू है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD में किस जगह पर आते हैं। देखिए I का जो प्लेस है वो क्या है, 9, V का प्लेस है 22, O का प्लेस है 15, R 18 पर आता है और Y 25 पर आता है, ठीक है। Z आएगा 26 पर, W यहाँ पर आएगा 23 पर, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये S के यहाँ पर आता है 19 पर, P आएगा 16 पर, एंड J आता है 10th प्लेस पर। अब समझते हैं, देखिए अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो देखिए 9 के जस्ट बाद वाला एक यहाँ पर मुझे मिल गया 10, एंड 22 के जस्ट बाद 23 मिला, 15 के जस्ट बाद का नंबर एक 16 मिला है, 18 के जस्ट बाद मिला है 19, एंड 25 के जस्ट बाद का 26 मिल गया। देखिए यहाँ तो ये नंबर लगे हैं एक सीरीज़ में। सीरीज़ क्या है कि नंबर सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में है। इसका मतलब इन सारे नंबरों को हमने किसमें लगाया होगा, घटते हुए क्रम में लगाया होगा, और फिर जस्ट उसके बाद का नंबर हमने यहाँ लिख दिया, जस्ट बाद का अल्फ़ाबेट यहाँ लिखा है, ठीक है। देखिए तो नंबर है हमारे पास CREAM। देखिए तो पहले इसको लगा लेते हैं कौन से क्रम में, पहले से हम बड़े से छोटे क्रम में निकालते हैं। तो सबसे बड़ा इनमें से जो लेटर है वो है R, देन M, देन C, E एंड A। अब जस्ट बाद का लेटर आएगा तो R के जस्ट बाद आएगा S, M के बाद N, C के बाद D, E के बाद F एंड A के बाद आएगा B। तो लेटर जो हमारा वर्ड बनेगा SNDFB, SNDFB आई थिंक। एक मिनट, थोड़ी गलती हो गई है, जो E है E पहले आएगा और C बाद में आएगा ऐसे, तो E के बाद आता है F और यहाँ आएगा D, ठीक है। तो SNFDB ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जवाब है इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक वर्ड दिया है ट्यूबरक्लोसिस और इसके सामने लिखा है फेफड़ा, यानी कि फेफड़े और टाइफाइड किससे संबंधित है ऐसे बताना है हमें। तो देखिए यहाँ पर अब ये क्वेश्चन वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जिनको पता होगा कि ट्यूबरक्लोसिस और फेफड़े में क्या संबंध है, साइंस की थोड़ी बहुत नॉलेज इनके पास होगी। देखिए ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है, ये बीमारी किससे जुड़ी हुई है, फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारी है। वैसे जो टाइफाइड भी एक बीमारी है जो कि आंतों से जुड़ी हुई बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर 2
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे मैंने पहले बताया था, ये क्वेश्चन जो होते हैं इनमें हमारे बाकी सब्जेक्ट की नॉलेज को भी टेस्ट किया जाता है, तो हमें बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छा होना है। और अगर हम देखिए, अब इतना टाइम तो है नहीं कि हम सारे सब्जेक्ट को बिल्कुल एक इक्वल एनालॉजी के लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहें। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, बहुत सारे क्वेश्चनों की हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर पाएँ, जितने प्लेटफॉर्म से कर पाएँ, आप मेरे चैनल से कर सकते हैं, किसी और के भी चैनल, जहाँ जहाँ पे आपको एनालॉजी के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, ये रीजनिंग के किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा होगी आपकी प्रैक्टिस, उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है 139 और 228 का रिलेशन है कुछ, 122 और 211 का रिलेशन है, तो 2 का रिलेशन किस नंबर के साथ होगा। देखिए ऐसे कभी कोई क्वेश्चन आते हैं तो एक बार हमने डिफरेंस ज़रूर चेक कर लेना होता है। देखिए 228 का डिफरेंस चेक कर लेते हैं, 139 के साथ डिफरेंस क्या है। डिफरेंस जो समझ में आ रहा है वो 89 का है। अब नेक्स्ट वाले में और चेक कर लेते हैं कि क्या सेम डिफरेंस है। तो 122 चेक करा तो जी हाँ, डिफरेंस निकल गया सेम। तो अब जो थर्ड वाला जो है, यानी कि 2 का जो संबंध होगा, देखिए ये जो नंबर इस आगे के नंबर जस्ट बड़े हैं, यानी कि 89 का गैप है, तो आगे के नंबर 89 बड़े हैं। 2 के जस्ट बाद का जो नंबर यहाँ पे है, तो वो 2 से 89 बड़ा होगा, मतलब वो नंबर होगा 91। ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, फिर से आगे एक क्वेश्चन आया अगला। देखिए फिर से ये एक साइंस बेस्ड नॉलेज पर जो क्वेश्चन है, ये यहाँ पे दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, ये बार बार प्रैक्टिस करने से हमें बहुत सी चीज़ें वैसे ही चल जाती है पता। जैसे कि आज आप 2-3 चीज़ें सीख पा रहे हैं, साइंस वाली जो नॉलेज वाली चीज़ें हैं वो। देखिए यहाँ पे एक डिजीज़ का नाम लिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, और ये हड्डियों से संबंधित है। तो उसी प्रकार विटिलिगो किससे संबंधित है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जो ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो हड्डियों से संबंधित है, इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और विटिलिगो जो बीमारी है उसमें जो हमारी स्किन होती है वो स्किन से रिलेटेड कमजोरी है, सॉरी स्किन से रिलेटेड ये बीमारी है, यानी कि हमारी त्वचा से जुड़ी हुई बीमारी है। जो कि ऑप्शन कहाँ मिलेगा, हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 31 का 90 के साथ रिलेशन है, तो 23 का किसके साथ रिलेशन होगा। ठीक है, हमें ये करना है जल्दी से, इनका पहले गैप चेक कर लेते हैं। तो 90 का 31 में से 9 इसको माइनस कर लेते हैं, चेक करते हैं ये क्या देखने को मिलता है। तो 9 यहाँ पे आया, 5 यहाँ पे आया, 59 मिला है। चेक करते हैं कि 43 और में 59 को ऐड करने पर हमें क्या ऑप्शन से कोई नंबर मिल पा रहा है। तो ठीक है, 9 और 3 12, 2 5 4 9 और 1 10, तो 102 ऑप्शन में है कि हाँ जी, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यही इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रखा है पैसा और रुपया। ठीक है, का रिलेशन है। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पर शब्द आएगा जिसका संबंध होगा किलोमीटर के साथ। तो देखिए अब आपको इतना पता है कि पैसा और रुपया कि 100 पैसे जो होते हैं, 100 पैसे मिला करके बनाते हैं 1 रुपया। तो ऐसे हमें बताना है कि 100 क्या चीज़ होंगी ऐसी जो मिल करके बनाएंगी 1 किलोमीटर। तो 100 होते हैं डेकामीटर। प्योर मैथ्स बेस्ड जो नॉलेज होती है हमारी, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है पूरा। तो आपको अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर आप सोच सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 100 डेकामीटर जो होते हैं वो हमारे 100 डेकामीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। सीख गए हम यहाँ से। अगर अब दोबारा क्वेश्चन कोई आएगा कर लेंगे हम। ठीक है, अगला प्रश्न है, समाप्ति पर चल रहे हैं इस वीडियो की। तो फिर से देखिए एक बार फिर से हम यहाँ पे गैप चेक करते हैं पहले तो 350 गैप देखते हैं, 223 का गैप चेक कर लेते हैं। तो गैप कितना है, 7 यहाँ पे बचेगा और यहाँ आएगा 422, यहाँ फिर से बचेगा हमारे पास 1, तो 127। ठीक है, अब 519, देखिए 519 के बाद का नंबर है, तो 519 के बाद का नंबर मतलब कि इसमें 127 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चेक करते हैं। 9 7 16 के 6 कैरी 1, 2 1 3 1 4 एंड 5 1 6 6 4 6। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा 6 4 6 जैसा, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या ऑप्शन गलत हो गए, नहीं ऑप्शन गलत नहीं है। हमें कोई दूसरा मेथड, कोई दूसरा रिलेशन इनके बीच में लगाना होगा। ठीक है, तो एक बार सोचिए आप कि क्या वो रिलेशन हो सकता है, किस तरीके से
जान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा रिलेशन लग सकता है। ठीक है, देखिए अब आपको देखिए यहाँ पे समझना क्या है। एक तो देखिए ये है कि अगर हम समझें, स्क्वायर्स आपको कुछ पता होने चाहिए, एक से लेकर मिनिमम, बहुत मिनिमम स्क्वायर्स की बात करें तो 20 तक के स्क्वायर आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, 1 से 20 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए। और इसी के साथ ही हमें 1 से लेकर 10 तक के क्यूब भी पता होने चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें अगर हमें पता है तो ये ऐसे क्वेश्चंस में हमें बहुत आसानी हो जाती है इनको समझने के लिए। ठीक है, देखिए कैसे। तो अगर हमें देखो, अगर हमें क्यूब पता होते तो हमें पता है भाई ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, अगर ये नंबर दिख रहा है मुझे 6 के क्यूब के आसपास, 6 का क्यूब क्या होता है, देखिए 6 का क्यूब होता है 216, और इसमें अगर 223 बनाना मुझे इसे, तो मुझे 7 ऐड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा मेरे पास क्या 223। अब देखिए इस नंबर को, 6 के जस्ट बाद क्या आता है 7, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, इसमें ऐड कितना कर दिया 7, तो कितना आ गया 350। ठीक है, आ रहा है 350। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा एक लॉजिक लग गया है कि ये जो नंबर है 6 का क्यूब प्लस 7, ये 7 का क्यूब प्लस 7। ठीक है, और ऑल्टरनेट नंबर है, मतलब जस्ट इसके बाद का नंबर होगा, ये 6 के बाद 7 आया। ठीक है, तो अब यहाँ समझते हैं 519 किसके क्यूब के आसपास है, ध्यान से देखिए 8 के क्यूब के आसपास का नंबर है। तो 8 का क्यूब क्या होता है 512, अगर इसमें 7 जोड़ के 519 आ गया तो इसका मतलब यही सेम लॉजिक लगने वाला है। तो जी हाँ, हमने 7 जोड़ा और चेक करा कितना आया, मिला हमें 519। बिल्कुल यही आपने यहाँ पे जो पैटर्न है, जो लॉजिक है, वो चिपका देना है। अब 8 के जस्ट बाद नंबर आता है 9, तो 9 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 729, इसमें 7 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 736। ठीक है, तो ये भी हमारा 736 यहाँ पे आंसर मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर ए मिल गया है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि यही एक पैटर्न लग जाएगा, कोई इसमें और पैटर्न भी लग रहा होता है। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई और पैटर्न लग रहा है। देखिए अब लॉजिक ना कोई सा भी लॉजिक हो सकता है, वो कैसा भी लॉजिक हो सकता है। देखिए एक लॉजिक अगर मैं ये लगाना चाहूँ कि यहाँ पे देखिए इसमें 3 डिजिट है, 2 + 2 + 3, तो कितना आएगा 2 2 4 और 3 7। ठीक है, इसमें देखिए कितना है 3 + 5 + 0 कितना है 8, तो यहाँ गैप कितने का है, एक नंबर का गैप है। ठीक है, अब मैं यहाँ चेक कर लूँ एक बार, देखिए 5 1 6 और 9 15, तो ये 15 आया। तो अगला जो नंबर होगा उसका सम कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। ठीक है, अगर ये लॉजिक लगता है देखते हैं एक बार, तो देखिए 7 3 10 6 16 लग रहा है ना यहाँ पे। तो वैसे तो ऑप्शन हमें पता है कि आंसर है, लेकिन एक बार बाकी चेक कर लेते हैं, अगर किसी और का 16 आ रहा होगा तो ये लॉजिक नहीं लगेगा फिर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8 6 14 7 21 नहीं है, 6 5 11 4 15 नहीं है, 6 4 10 5 15 नहीं है, तो ऑप्शन एक ये लॉजिक भी यहाँ फिट बैठ गया। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा लॉजिक के मेथड भी काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि है हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा है 16, यहाँ लिखा है 69, 24 के आगे का नंबर मिसिंग है, 31 के आगे लिखा है 144। ठीक है, तो हमें पहचानना है कि यहाँ पर भाई यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, पहला सबसे पहले देखिए हमने कहा था कि हम माइनस वाला लॉजिक लगाते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए यहाँ जो गैप है और यहाँ जो गैप है, ठीक है, देखने से चल जाएगा पता कि इक्वल नहीं आने वाला। देखिए तो यहाँ देखो एक बार फिर भी चेक कर लें अगर हम, तो 9 6 3 6 1 5, यहाँ कितना है 3, और 14 में से 3 माइनस करें कितना हो जाएगा, बचेगा 11, तो 113। तो देखिए ये तो गैप से तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब कुछ और तरीका लगाते हैं। अब जब देखिए अगर नंबर, देखिए जो नंबर दे रखा है और जिसका रिलेशन बता रखा है जिस नंबर से इसका, अगर उसके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आ जाए, ठीक है, तो हो सकता है एक लॉजिक वहाँ पे हम ये लगा सकते हैं कि वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा हो। ठीक है, तो एक बार लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए 16 का 69, 16 से हमें 69 में पहुँचना है, तो बताइए 16 की मल्टीप्लाई किससे करें। ठीक है, और 31 से 144 में पहुँचना है, तो मल्टीप्लाई किससे करें। अब देखिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो 16 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो कितना आया 80। ठीक है, और 80 ये कितना आ गया 80 आ गया। 80 में से अगर 11 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 69 आ गया। ठीक है, अब 31 की भी मल्टीप्लाई 5 से कर लेते हैं, कितना आएगा ये आएगा 155,
और माइनस करते हैं 11 तो आया 144। तो देखिए ये लॉजिक यहाँ पे लग गया। ठीक है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे इसका आंसर पहले से पता था, मैंने सारे लॉजिक देखे हैं भाई इसके, क्योंकि मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो मुझे लॉजिक देखने पड़ते हैं भाई कि भाई कौन सा लॉजिक लग रहा है, कौन कौन सा लॉजिक लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप यकीन मानिए जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपके दिमाग में खुद ही क्लिक हो जाएंगे तरीके, और आपको खुद ही क्वेश्चन अट्रैक्ट कर देगा कि भाई मुझ में ये वाला लॉजिक लगाना है। ठीक है, आप करके देखिएगा, आपको खुद ही एहसास होगा इन चीज़ों का। ठीक है, ठीक है, तो अब समझ गए हैं कि 24 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और उसमें से 11 माइनस कर देंगे। 24 5 से कितना होता है 120, माइनस 11 करेंगे तो आंसर मिलेगा 109, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में मिल जाएगा और यही सही जवाब है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखिए AEDM लिखा है, तो AEDM और इसको रिलेट किया है ZQR और N के साथ। ठीक है, और यहाँ लिखा है हमारे पास FLMO। देखिए पहले तो यहाँ कोशिश करते हैं। देखो Z आता है 26 प्लेस पर, Q आता है 17 प्लेस पर, R आता है 18 प्लेस पर, N आता है 14 प्लेस पर, M आता है यहाँ पर 13 प्लेस पर, D 4 पर आता है, E 5 पर आता है, A 1 प्लेस पर आता है। ठीक है, अब देखिए क्या कोई रिलेशन यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या कोई भी रिलेशन हमें नज़र आ रहा है। तो देखिए अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो देखिए एक यहाँ पे है, ए के लिए एक आया है। ठीक है, एक मिनट पहले ज़रा ऐसे इरेज करूँ। देखिए इस यहाँ पे लॉजिक लगा क्या है, एक्चुअल में लॉजिक लगा है यहाँ पर कि ए, देखो यहाँ पे आया है कि ए में 13 को ऐड किया तो बना 14, 5 में 13 को ऐड करा तो बना 18। ठीक है, 4 में 13 को ऐड किया तो बना 17, और 13 में फिर 13 को ऐड किया तो बना 26। अच्छा मैंने 13 में ही क्यों ऐड किया, मुझे कैसे पता कि 13 में ऐड किया, क्योंकि मैंने आंसर पहले से देखा है। लेकिन नहीं भाई, ये बात नहीं है कि मैंने आंसर पहले से देखा सिर्फ इसीलिए यहाँ पे 13 को ऐड कर देंगे। हमें देखिए समझना क्या था। देखिए यहाँ पे जो लेटर लिखा ना ZQRN, Z का होता है 26, Q का होता है यहाँ पर 17, R के लिए 18 है, और ये N के लिए कितना है 14 है। अब देखिए ये जो नंबर है ना, मुझे ये देखना है कि ये ए को सबसे, देखो ए सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे, तो ए सबसे छोटा है तो मैं इस ए को मैं 14 में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब 14 का मतलब यहाँ पे है क्या एन में। तो देखिए एक में 13 ऐड करा ना, यहाँ पे ई के ऊपर ई 5 के लिए है ना, तो देखिए सेकंड, यहाँ पे सेकंड कौन सा है 5 के लिए है हमारे पास 13, तो इसमें 13 ऐड करा तो 18 आ गया। ठीक है, तो ये 18 यहाँ लिख दिया। ठीक है, वैसे ही डी के लिए 13 ऐड के 17 आया, 17 ये है, और एम 13 में 13 ऐड के 26, तो 26 ये है। ठीक है, तो देखिए ये कुछ लॉजिक ऐसे होते हैं कि जो भाई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर ही आपको समझ में आएंगे, वरना ये लॉजिक एकदम से क्लिक माइंड में नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस तो इसका भाई, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इनसे डील करने का तरीका एक ही है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एकदम क्लिक कर पाएंगे इन तरीक़ों को। वरना आप अगर अभी नए नए देख रहे हैं इन क्वेश्चंस को तो आप कहेंगे भाई ऐसा कैसा आ जाएगा, ये कैसे दिमाग है, ये तो कोई भी लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो जी हाँ लॉजिक कोई भी होता है, लेकिन प्रैक्टिस अगर हमने की है तो हमें वो कोई भी लॉजिक भी दिमाग में फिट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एफ़ के लिए कितना होता है 6 होता है। ठीक है, एल के लिए होता है 12। ठीक है, एम के लिए होता है 13 एंड ओ के लिए होता है 15। तो इसमें 13 ऐड कर देते हैं, कितना आएगा 19, यहाँ 13 ऐड करा 25, अगेन यहाँ पे 26 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, 19 किसके लिए आता है, देखिए 19 आता है हमारा, किसके लिए आता है 19 आता है ये सॉरी ये आता है तुम्हारा एस के लिए 19, 25 आता है वाई के लिए, एंड जेड कम्स फॉर 26 कम्स फॉर जेड, एंड 28, देखिए 28 किसके लिए आएगा भाई, देखिए जब जेड 26 पे आ गया है तो उसके आगे 2 और चले गए ना, तो किसके लिए आएगा बी के लिए आ जाएगा।
ठीक है। और अब इसे हमें लगाया है किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, बी देन जेड देन वाई देन एस। तो भाई बी जेड वाई एस कहाँ पर है, बी जेड वाई एस यहाँ पर है, इस जगह पर है, तो यही इसका सही जवाब है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, एनालॉजी नहीं, यहाँ पे एनालॉजी नहीं पूछी गई है, यहाँ पूछा गया है कि आपको जीके का पता है कितना, आपको पता है कि फुटबॉल ये डूरन कप कौन से खेल से रिलेट करता है, आपको पता है कि पोलो के लिए कौन सा, पोलो के लिए कौन सा यहाँ पर कप होता है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में नहीं। तो ठीक है, तो देखिए रीजनिंग का पूछ लिया उसने, जीके का पूछ लिया, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन देके जीके का पूछ लिया। तो फुटबॉल डूरन कप का मतलब क्या है, फुटबॉल के लिए कप होता है डूरन कप। ठीक है, तो वैसे ही हमें बताना है कि भाई ये पोलो के लिए कौन सा कप होता है, तो पोलो के लिए कौन सा कप होता है, ये होता है एजरा कप, पोलो के लिए होता है एजरा कप। और क्वेश्चन नंबर 4, भाई कोई लॉजिक नहीं है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हमें पता है कि डूरन कप फुटबॉल में दिया जाता है तो हमें पता होना चाहिए पोलो कप किस में दिया जाता है। पता है तो कर लेंगे, नहीं पता है तो भाई छोड़ दो, मत करो ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए एक थोड़ा सा ये देख लीजिए, पर खेल और टूर्नामेंट ये इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे 2-4 जो मेन कप्स हैं और किस खेल से जुड़े हुए हैं वो बता दिया है। देखिए फुटबॉल से जुड़ा हुआ है हमारे यहाँ पे डूरन कप, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए पेन का, हाँ जी, तो फुटबॉल से जुड़ा है डूरन कप, पोलो से जुड़ा है एजरा कप, एजरा कप पोलो में दिया जाता है। ठीक है, फुटबॉल में ही जूल्स रिमेट ट्रॉफी दी जाती है, बैट थॉमस कप ये बहुत बार पूछा गया है, बैडमिंटन से है, वॉकर कप गोल्फ से है, डेविस कप लॉन टेनिस से है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से है, सुल्तान असलाह शाह कप ये हॉकी से है। ठीक है, तो आपको ऐसे कुछ और चीज़ें जो होंगी, जो थोड़ी थोड़ी जीके की जानकारियाँ भी होंगी, वो इन क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आगे देता रहूँगा। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा वीडियो, कुछ ना कुछ ज़रूर आपने सीखा होगा। और मैंने अगर सिखाने में थोड़ी बहुत मुझसे गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। आगे आने वाले वीडियो में और कोशिश करूँगा कि और बेहतर ढंग से आपको सिखा पाऊँ और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेके आ पाऊँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।